नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत आज हम शासन या सरकार के अंग और उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः विभिन्न राज्यों की व्यवस्था में और संविधानों की व्यवस्था में सरकार के मुख्यतः 3 प्रमुख प्रकार के कार्य होते हैं: नीति निर्माण, नीति को क्रियान्वित करना और उससे संबंधित विवादों के समाधान के लिए कार्य करना या संविधान की रक्षा का कार्य करना। इन 3 कार्यों को क्रमशः संपादित करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकार का ये अंग व्यवस्थापिका के रूप में नीति निर्माण की क्रिया में संलग्न होता है। व्यवस्थापिका किसी भी देश का दर्पण, राष्ट्र का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि जन इच्छा का मूर्त रूप अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का मूल माध्यम व्यवस्थापिका होता है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ राज्य की व्यवस्था के अनुरूप अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न होती है। व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों का स्वरूप यदि हम देखें तो व्यवस्थापिका के कुछ कार्य जो हैं वो परंपरागत या सरकारी प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कानून बनाना, जन इच्छा और संविधान के अनुसार कानून का निर्माण करना, बजट का निर्धारण करना या उसे पास करना। बजट जो किसी भी देश का वित्तीय लेखा जोखा होता है, जिसमें आय और व्यय की व्यवस्था का संधारण होता है, उस बजट का निर्धारण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। समस्त अनुदान और वित्तीय प्रावधानों पर जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार कार्यपालिका को भी सरकार का जो दूसरा अंग है, जो नीति को एग्जीक्यूट करता है, नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, कार्यपालिका को नियंत्रित करना, ताकि शक्ति के वास्तविक प्रयोग के आधार पर कार्यपालिका निरंकुशता की तरफ अग्रसर न हो जाए। इसी प्रकार कुछ न्यायिक प्रकार के कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था के निर्धारण के लिए निर्देश या नियम बनाने संबंधी प्रक्रिया में उसका इन्वॉल्वमेंट है। इस प्रकार न्यायिक कार्यों का निर्धारण भी व्यवस्थापिका कर सकती है। कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं, जिसमें विभिन्न आयोगों और समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करना, आयोग और मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना। इसी प्रकार जो शासन का स्वरूप किस प्रकार का है, संसदात्मक है कि अध्यक्षात्मक है कि संघात्मक है कि एकात्मक है, उसके अनुरूप विभिन्न एजेंसीज के या प्रधान के चयन और उनको कार्य निर्देश प्रदान करने में भी व्यवस्थापिका की भूमिका हो सकती है। इसी प्रकार संविधान के अनुसार कानून निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है और व्यवस्थापिका आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार भी रखती है। आंशिक या पूर्ण संशोधन जैसा आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप संविधान को संशोधित करने का अधिकार भी व्यवस्थापिका के पास होता है। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, वित्तीय प्रावधानों और बजट आदि से संबंधित कार्य करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है, न्यायपालिका को भी व्यवस्थित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया में व्यवस्थापिका की भागीदारी हो सकती है। और जिस संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका कानून निर्माण की प्रक्रिया का निर्धारण करती है,
जन आकांक्षा के अनुरूप आवश्यकता होने के आधार पर उसी संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन का अधिकार भी विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं को जैसा संविधान में निर्धारित किया गया है उसके अनुसार व्यवस्थापिका संविधान को संशोधित कर सकती है। दूसरे प्रकार के कार्य जो हैं व्यवस्थापिका के, वो आधुनिक और राजनीतिक। ये कार्य जो अभी हमने देखे ये व्यवस्थापिका के परंपरागत या सरकारी कार्य कहलाते हैं। दूसरा व्यवस्थापिका के आधुनिक और राजनीतिक कार्य हैं जिनके अंतर्गत व्यवस्थापिका जो है वो जनता को प्रतिनिधित्व देने का प्रत्यक्षतः कार्य करती है। एक प्रकार का सुरक्षा यंत्र, जनहितों की सुरक्षा का जनप्रतिनिधि होने के कारण सबसे बड़ा दायित्व व्यवस्थापिका का होता है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका या अन्य इकाइयों के द्वारा निर्मित नीति और विधान को वैधता प्रदान भी कर सकती है। साथ ही साथ हितों का समूहीकरण और हित स्वरूपीकरण का कार्य भी व्यवस्थापिका आधुनिक रूप में करती है। राजनीति विज्ञान में कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, इस प्रकार के जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को यथा योग्य आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था में शामिल करने का कार्य भी व्यवस्थापिका करती है। साथ ही साथ पर्यवेक्षण या निरीक्षण संबंधी कार्य या कई विषयों में व्यवस्थापिका एक जांच एजेंसी के रूप में या खोजबीन करने वाली इकाई के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि कानून निर्माणकारी संस्था के रूप में या इकाई के रूप में व्यवस्थापिका विविध कार्यक्षेत्रीय योजनाओं में, निर्देशों में, नीति निर्माण में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के विधान को निर्देशित करने में, उसके नीति विधान के निर्धारण में व्यवस्थापिका की भूमिका सर्वप्रमुख होती है। और साथ ही साथ व्यवस्थापिका जो है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने के साथ साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ जनता को प्रतिनिधित्व देने वाला सरकार का एक प्रमुख अंग होता है। इसलिए इसे एक प्रकार से जनता के सदन के रूप में, जनता की समिति या इकाई के रूप में या निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यवस्थापिका का यदि हम संगठन देखें तो सामान्यतः दो प्रकार की व्यवस्थापिका का संगठन होता है। जैसे एक है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसमें व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, प्रथम और द्वितीय सदन या उच्च सदन और निम्न सदन। ये किसी भी देश, और दूसरा जो इसका स्वरूप है व्यवस्थापिका का वो है एक सदनीय व्यवस्थापिका, जिसमें व्यवस्थापिका का एक ही सदन होता है और वही सदन सामान्यतः समस्त प्रकार के व्यवस्थापिका के दायित्वों की पूर्ति करता है। व्यवस्थापिका का स्वरूप एक सदनीय होगा या द्विसदनीय होगा, ये मुख्यतः उस राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करने वाले संवैधानिक दस्तावेज पर या संविधान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि किस देश की व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होगी और कहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होगी। जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। सरकार के व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। दोनों व्यवस्थापिका के दोनों स्वरूप के अपने अपने लाभ और हानि हैं। जैसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में यदि हम कुछ तर्क देखें तो सबसे पहली बात है कि इसमें विवेकपूर्ण पुनर्विचार का एक अवसर द्वितीय सदन के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है। पहले सदन में किसी विधेयक पर पर्याप्त विचार विमर्श होने के उपरांत
उस विधेयक को द्वितीय सदन में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय सदन पुनः विधेयक और प्रस्ताव पर गंभीरता से उसके बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म पक्ष का पुनः निरीक्षण और पुनर्विचार करता है। इसलिए एक पारंगत प्रकार का श्रेष्ठ विधान निर्माण का अवसर द्वितीय सदन और प्रथम सदन के संयुक्त प्रयासों से संभव होता है। इसलिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि विधेयक पर प्रस्ताव पर पुनः विचार के अवसर दोनों सदनों को प्राप्त होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी रहने की गुंजाइश नहीं होती। इसी प्रकार जहाँ एक सदन होता है वहाँ व्यवस्थापिका की जो कार्यशैली है वो निरंकुश प्रकार की हो सकती है। एक संभावना है कि निरंकुश प्रकार की कार्यशैली व्यवस्थापिका की हो सकती है एक सदन होने के कारण। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का रूप एक सदनीय निरंकुशता को नियंत्रित या सीमित करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प होता है। इसी प्रकार दो सदन होने से व्यवस्थापिका में समस्त वर्गों को, समस्त हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। विशिष्ट वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व द्विसदनीय व्यवस्थापिका में संभव होता है। सामान्यतः जैसे एक सदन जनता का प्रतिनिधि सदन होता है, दूसरा सदन अधिकतर कुछ विशेष हितों जैसे क्षेत्रीय आधार पर। अमेरिका में सीनेट द्वितीय सदन है और इकाइयों के आधार पर सीनेट का गठन होता है। तो एक सदन जहां जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरा सदन कुछ विशेष क्षेत्रीय आधार पर इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। या जैसे ग्रेट ब्रिटेन में द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लॉर्ड सभा। तो ये लॉर्ड सभा जो है वो विशेष वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। तो अधिकांश हितों का प्रतिनिधित्व अलग अलग आधार पर या तो प्रथम सदन में या तो द्वितीय सदन में, यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका में अधिकतम हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने का अवसर रहता है। इसी प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था में इकाइयों के भौगोलिक स्तर को संतुष्ट करने के लिए भी द्वितीय सदन एक सहायक अंग के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। और जहाँ दो सदनों वाली व्यवस्थापिका होती है, वहाँ व्यवस्थापिका का कार्यभार जो है वो दोनों सदनों में बंट जाता है। अत्यधिक कार्यभार का जो दोष है वो भी व्यवस्थापिका को इसका सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि बटे हुए रूप में व्यवस्थापिका के दोनों प्रथम और द्वितीय सदन जो हैं वे बटे हुए रूप में, विभाजित रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया में कार्यभार की अधिकता के दोष जो हैं वो कार्यशैली को प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार दो सदन होने से अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसलिए योग्य, कुशल और विद्वान लोगों को भी प्रतिनिधित्व के रूप में व्यवस्थापिका की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। जैसे भारत में द्वितीय सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वे कला, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र के योग्यतम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्हें राज्यसभा की सदस्यता, उनका मनोनयन करके राज्यसभा की सदस्यता दी जाती है। लॉर्ड सभा है, वहाँ लॉर्ड की उपाधि देकर विशिष्ट जनों को द्वितीय सदन की सदस्यता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार योग्य और कुशल विद्वानों को भी प्रतिनिधित्व देने का एक प्रावधान द्विसदनीय व्यवस्थापिका में संभव हो पाता है। लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ बातें कही जाती हैं। सामान्यतः द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष के जो तर्क हैं वे ही एक सदनीय व्यवस्थापिका के विपक्ष का आधार तैयार करते हैं, और द्विसदनीय व्यवस्थापिका के जो विपक्ष का तर्क है वो ही तर्क एक सदनीय व्यवस्थापिका के लिए सकारात्मक या उसके पक्ष का आधार तैयार करते हैं।
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के यदि हम विपक्ष में मूल्यांकन करना चाहें तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक प्रथम सदन यदि सजग और जागरूकता से कार्य करता है, वास्तविक रूप में जन प्रतिनिधित्व के दायित्व को पूरा करता है, तो द्वितीय सदन का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अनावश्यक है। उल्टा दो सदन होने से प्रशासनिक रूप में कई बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रथम और द्वितीय सदन यदि समान राय नहीं रखते तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है। तो दो सदन होने से जो कार्यवाही है व्यवस्थापिका की, उसमें गतिरोध की संभावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय सदन है वो सिर्फ प्रथम सदन द्वारा की गई कार्यवाही को दोहराता है। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक विलंबकारी सदन है, देर लगाने वाली संस्था है, इसका प्रशासनिक दृष्टि से कोई बहुत उपयोगी या औचित्यपूर्ण स्थान नहीं है। और प्रशासनिक प्रक्रिया को जब एक स्तर पर विचार पूर्ण कर लेने के उपरांत दूसरे स्तर पर उसी सेम प्रक्रिया से गुजरने के लिए सौंपा जाता है, तो ये एक बहुत खर्चीली, व्यय साध्य, समय साध्य इस प्रकार की एक व्यवस्था बन जाती है जिसका प्रशासनिक रूप में कोई औचित्य नजर नहीं आता। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए जैसा कहा जाता है कि ये आवश्यक है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में यदि इकाइयों और केंद्र के मध्य एक पर्याप्त समझदारी वाला संबंध है, समझबूझ वाला संबंध है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय सदन विवेकपूर्ण जो विचार विमर्श है उसमें सहायक होता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि यदि प्रथम सदन जनता के प्रतिनिधि सदन के रूप में किसी विधेयक या प्रस्ताव पर पर्याप्त विवेकपूर्ण आधार पर विचार विमर्श कर लेता है, उसके उपरांत उस पर पुनर्विचार करने के लिए द्वितीय सदन का होना बहुत जरूरी नहीं है। तो ये एक प्रकार से संघात्मक व्यवस्थापिका के संगठन या व्यवस्थापिका के निर्माण के दो प्रकार हैं, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, अलग अलग रूप में प्रशासनिक और अन्य स्तरों पर अपने लाभ और अपना जो योगदान है उससे प्रशासन को लाभान्वित करती है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विधान मंडलों के कार्य में, उनके भागीदारी में कुछ अवनति या कुछ कमी हमें दिखाई पड़ती है। उसका पहला कारण ये है कि व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधि अंग है, सदन है, लेकिन वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिसके अनेक कारण हैं। इस वृद्धि के कारण व्यवस्थापिका का जो कार्यभार है, व्यवस्थापिका की जो इमेज है, व्यवस्थापिका का कार्य करने और उसे नियंत्रित करने का जो तरीका है, वो क्रमशः धीरे धीरे प्रभाव से हीन होता जा रहा है। कार्यपालिका जो है वो शक्ति प्रयोग की दृष्टि से और ज़्यादा उग्र रूप में निखर के सामने आ रही है। उसका कारण है कि महत्वपूर्ण शक्तियों को संपादित करने में कार्यपालिका की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। इसी प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत कार्य जिस मुख्य इकाई के रूप में कानून निर्माण का जो मुख्य कार्य व्यवस्थापिका को सौंपा गया है, उसके संबंध में स्थिति यह है कि कानून निर्माण का कार्य एक बहुत पेचीदा और जटिल प्रकार का कार्य होता है, जिसको संपादित करना सामान्य योग्यता के आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए विशेष योग्यता, विशेष ज्ञान, तकनीकी क्षमता का होना आवश्यक है। व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, बहुत सामान्य प्रकार का उनका ज्ञान हो सकता है। तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विशेष ज्ञान से संपन्न, योग्य और अनुभवी होने के कारण ज्ञान के क्षेत्र में अपनी वरिष्ठता रखते हैं,
इसलिए कानून प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत योग्यता का लाभ लेने के लिए व्यवस्थापिका अपने कार्यों को कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है। दूसरी बात, व्यवस्थापिका अधिवेशन के दौरान कार्य करती है और ये अधिवेशन का समय बहुत सीमित होता है। इसी सीमित समय में सभी प्रकार का विधि निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। तो अत्यधिक कार्यभार और समय की कमी के कारण भी व्यवस्थापिका विधेयकों के प्रारूप की आउटलाइन को सहमति देकर उसमें आंतरिक पूर्ति का कार्य कार्यपालिका को सौंप सकती है। तो व्यवस्थापन के कार्य में भी कार्यपालिका जो है वो बराबर की भागीदार बन जाती है। अपनी योग्यता और क्षमता के कारण और समय की कमी व्यवस्थापिका को महसूस होती है, जिसके कारण वो कार्यपालिका का सहयोग लेती है। और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस प्रथा के कारण जो कार्य मुख्य रूप में व्यवस्थापिका के हैं, उन कार्यों को संपादित करने में कार्यपालिका भी बराबर की भागीदारी निभाती है। इसी प्रकार कार्यपालिका सीधे जनता से संपर्क भी कर सकती है। प्रचार और संचार साधनों के माध्यम से व्यवस्थापिका जो है वो तो जनता का प्रतिनिधि सदन है ही, लेकिन कार्यपालिका भी जनता से प्रत्यक्ष संपर्क साधने के प्रयास कर सकती है। कानूनी आधार पर ये किसी प्रकार से गलत नहीं है। कार्यपालिका जनता के प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर अपना जनप्रतिनिधित्व का महत्व और जनप्रतिनिधित्व की भूमिका में बढ़ोतरी कर लेती है। इसी प्रकार कार्यपालिका के रूप में विशेषज्ञों की परिषद का विकास हुआ है, जिसका लाभ लेने के लिए व्यवस्थापिका अपने कार्यों को संपादित करवाने के लिए विशेषज्ञों की इस परिषद की सहायता लेती है। किसी भी देश की व्यवस्था को एक प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य सेनाओं का भी होता है और सेनाओं पर मुख्यतः कार्यपालिका का ही नियंत्रण होता है। इसलिए सैनिक नियंत्रण की शक्ति होने के कारण कार्यपालिका का एक व्यापक महत्व जो है वो प्रतिपादित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश संबंधों की स्थापना, विदेश नीति का संचालन कार्यपालिका के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भी कार्यपालिका का महत्व व्यवस्थापिका की तुलना में अधिक देखा जाता है। अब सकारात्मक राजनीति का उदय हुआ है और साथ ही साथ दलगत राजनीति का प्रभाव भी बढ़ गया है। इसलिए दलगत राजनीति में कार्यपालिका की जो क्रियाशीलता है वो अधिक होती है और व्यवस्थापिका एक जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में दलों की क्रिया पद्धति या क्रिया जो इसकी साधन होते हैं, उन साधनों में अपने आप को ढाल लेती है या अपने आप को एक प्रकार से सीमित कर लेती है। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के उदय की जो भूमिका है, इस भूमिका में व्यवस्थापिका एकल रूप में समस्त दायित्व पूर्ति में समर्थ नहीं हो सकती। उसे शासन के अन्य अंगों की सहायता लेनी पड़ती है। विशेषज्ञता का जो स्तर है, विशेषज्ञता की जो भूमिका है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका पर निर्भर होना पड़ता है। दलगत राजनीति का स्वरूप उग्र होने के कारण दलों की क्रिया पद्धति से भी जनप्रतिनिधि अपने आप को थोड़ा सीमित स्थिति में देखते हैं। तो इसलिए विधानमंडलों की जो क्रमशः धीरे धीरे उनकी गरिमा, कार्यशक्ति, इसमें कुछ हद तक कमी या कटौती देखी जाती है। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई संशय या कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि व्यवस्थापिका कानून निर्मात्री इकाई के रूप में, जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में एक राष्ट्र के दर्पण की भूमिका निभाती है। धन्यवाद।